स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आकाश मिश्रा जी का, जिन्होंने रिसेंटली अभी मेंबरशिप ज्वाइन किया। और मेंबरशिप ज्वाइन करने का जो फ़ायदा है कि एक मंथ में अभी फ़िलहाल 1 या 2 बोनस एपिसोड जो हैं वो मैं मेंबर्स ओनली पब्लिश किया करूँगा, और नेक्स्ट वीक जो है मेंबर ओनली फर्स्ट वीडियो जो है वो पब्लिश होगी। और उसका जो अ, उसकी उसकी रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है और उसका बस एडिट वगैरह जो है वो करना है। तो आपको जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको एक बोनस एपिसोड्स जो है वो देखने को मिलेगा। और जो चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 29 रुपये, यानी 1 रुपया एक दिन में, उससे भी कम लागत में चाहे तो आप बोनस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज जो रेगुलर एपिसोड्स हैं, हर रोज नया एपिसोड, वो तो चलता ही रहेगा एज यूजुअल। आज का जो किस्सा है वो है भोपाल का एक ऐसा शॉपिंग मॉल जो लोगों को अपने मायाजाल में फंसाता है। ऐसा ही हुआ रिधिमा के साथ, ऐसा ही हुआ साक्षी के साथ, और यहाँ तक कि उनकी जो जान पर बन आई। क्या जो उनके साथ हुआ वो सच में उनकी आप बीती थी या फिर वो कुछ ऐसी इल्यूजन में रह रही थी। आमतौर पर हम बात करते हैं घरों की, किसी रास्ते की, किसी हॉस्पिटल की, लेकिन शॉपिंग मॉल जहां पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो पूरे का पूरा ही हॉन्टेड हो, पूरे का पूरा ही भूतिया हो? शायद ये किस्सा ये बात को सोचने पर मजबूर कर देगा। रिधिमा आज फिर कॉलेज सुबह काफ़ी लेट आई। कॉलेज में जैसे ही वो क्लास में एंटर हुई तो उसको थोड़ी सी डांट पड़ी टीचर की तरफ से। आज तो शायद हद हो चुकी थी और इसीलिए टीचर ने कहा कि एटलीस्ट तुम इस क्लास में तो अब नहीं बैठ सकोगी, अब अगली क्लास में ही बैठना। रिधिमा मुंह अपना नीचे करते करते रूम से बाहर निकलती हैं। कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ देख के हंस रहे थे, लेकिन साक्षी जो उसकी काफ़ी जिगरी दोस्त थी वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि भाई इसको पता है कि जब लेट आने की सज़ा मिलेगी तो ये लेट आ क्यों रही है। अब वो क्लास ख़त्म होती है, ये अगला जो इनका पीरियड है वो फ्री होता है। अब ये बात करना शुरू करती है साक्षी रिधिमा से कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही रिधिमा, को घर में समस्या है तो बता। तो मैं देख रही हूँ कि तू हफ्ते में 2-3 दिन सुबह लेट आती है। अगर कोई दिक्कत है, किसी तरीके की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, बता, हम प्रिंसिपल से बात कर लेंगे और हम छूट ले लेंगे कि हो सकता है कि 10-15 मिनट लेट आना हो। लेकिन ऐसी भी क्या समस्या होगी जिसमें 10-15 मिनट ही लेट आती हो तुम? अब रिधिमा उसको कहती है कि यार सुबह उठा नहीं जाता। साक्षी ये सुन के हैरान होती है कि हम दोनों टॉपर्स हैं इस कॉलेज की। अरे भाई, अगर हम ही सुबह लेट उठेंगी तो फिर टॉप कौन करेगा? बात तो कोई और है, अरे कोई लड़के लुड़के का चक्कर तो नहीं है। रिधिमा उसकी तरफ देख के कहती है तुझे तो पता है यार, मुझे इस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल तुझे बताती हूँ, मैं ना एक फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। बहुत जल्दी ना मेरी एक कंपनी में जॉब भी लग जाएगी जहाँ पर मैंने उनको सिर्फ डिज़ाइन प्रोवाइड करने हैं। बस ना मैं उसी पर काम कर रही हूँ। अब जब साक्षी ये बात सुनती है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से होते हैं कि तूने अपनी सबसे बेस्ट सहेली को ये बात नहीं बताई। अरे वैसे तो बहन बहन कहती है लेकिन बताई नहीं। तो रिधिमा कहती है यार अभी तो बिल्कुल शुरुआत में है, मैं नहीं चाहती कि अगर ये चीज़ ना पूरी हो तो फिर मेरा मजाक उड़े। तो साक्षी कहती है अगर मजाक उड़ाना भी हो तो मैं ही उड़ाऊंगी ना, कोई और तो नहीं ना उड़ाएगी। खैर, अब ये बातें करते करते हंसती हैं और यही बात हो रही होती है कि अभी मैं कुछ दिन लेट आऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि कोई सॉलिड सा बहाना लगाऊं जिससे मैं एटलीस्ट फर्स्ट जो क्लास है उसको मिस कर दिया करूं और मुझे किसी तरीके का कोई ड्रॉबैक ना हो। जो नोट्स है वो तो मैं तुझसे ले लिया करूंगी। अब यही बातें करती करती ये आपस में अपनी इधर उधर की बातें कर रही थी। हाँ, रिधिमा एक चीज़ नोट करती है। वो कहती है कि ये जो क्लास में नई लड़की आई है ये सबसे बुझी बुझी क्यों रहती है, बिल्कुल अलग अलग सी रहती है सबसे। तो साक्षी कहती है हाँ यार, पता नहीं है किसी से बात नहीं करती, मेरी तो इससे बात वैसे हुई है, मेरी तो उससे 2-4 बार बात हुई है, मुझे तो ये ठीक लगी। हाँ, थोड़ी सी अजीब है, मतलब ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ना टीचर इस पर कोई गौर करती है ना कोई स्टूडेंट इस पर गौर करता है, सिर्फ मैं ही इससे बात करती हूँ। पता नहीं क्या यार, क्या चीज़ है। चलो धीरे धीरे हम इसे अपने सर्कल में ले लेंगे, फिर हम इससे पूछेंगे कि कोई दिक्कत परेशानी है। अब देखना, तुझसे भी बात करने के बाद मैंने तुझसे तेरी प्रॉब्लम निकलवा ली ना। अब ये बात करने के बाद दोनों हंसने लगती हैं और जब कॉलेज का टाइम ख़त्म होता है और अपने अपने घर ये चल पड़ती हैं। अब जब ये अपने घर जा रही होती हैं उसके बाद फिर अपने अपने रास्ते, रिधिमा अपने घर, साक्षी अपने घर।
रात के समय में रिधिमा तैयारी कर रही होती है अपने डिज़ाइन्स की, जो उसने प्रेज़ेंट करने होते हैं कंपनी को। जब वो अपना पर्स देख रही होती है, पर्स में से कुछ सामान निकाल रही होती है और उसमें से एक पर्ची निकलती है। जब रिधिमा उस पर्ची को देखती है तो पहले तो वो पढ़कर काफ़ी हैरान होती है। ये एक तरह की कोई एडवर्टाइज़मेंट थी और ये कह रही थी कि और इस पर लिखा था कि कोई भोपाल की एक लोकेशन है जहाँ पर रात के 12 बजे एक बाज़ार लगता है और जो सामान है वो सारे का सारा ₹100 से कम, जिसमें कई कपड़े भी थे, कुछ एक्सेसरीज़ भी थी, काफ़ी कुछ लड़कियों का सामान था। और इसको जब देखती है रिधिमा, तो वो जो चीज़ हँसने लग पड़ती है। पहले तो वो इस चीज़ को लेकर हैरान होती है कि ये जो पम्फ़लेट है, जो ये ब्रोशर है, मेरे पर्स में किसी ने डाला? हो सकता है किसी स्टूडेंट ने ना डालती हो, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? दूसरी बात कि भई इतना सस्ता सामान, चलो माना जा सकता है कि सस्ता चाइनीज़-चुइनीज़ कुछ होगा, लेकिन सबसे मेन बात जिस पर हँसी कि रात के 12 बजे कौन-सी दुकान लगती है? रात के 12 बजे कौन-सा शॉपिंग मॉल खुलता है? रिधिमा सोच ही रही होती है, हँसी रही होती है, अचानक उसे फ़ोन आता है उसे साक्षी का। साक्षी उसे कहती है, "अरे! तूने ये देखा ब्रोशर?" तो रिधिमा काफ़ी हैरान होती है कि साक्षी के पास भी ये ब्रोशर है। तो वो कहती है कि तेरे पास कहाँ से आया? तो रिधिमा कहती है, "अरे यार ये तो मेरे" तो साक्षी कहती है कि ये मेरे पर्स में पड़ा हुआ था। ख़ैर अब रिधिमा कहती है, "हाँ यार मैंने देखा, पता नहीं बकवास है। अरे कोई 12 बजे भी कोई मार्केट लगती है?" साक्षी कहती है, "हाँ यार मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं किसी ने मज़ाक किया होगा, किसी ने कोई प्रैंक किया है, जानबूझकर हमारे पर्स में डाला है और उसके बाद फिर सोच रहे होंगे कि हम रात को 12 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे और ढूँढते रहेंगे कहाँ पर शॉपिंग मॉल है बस।" ये बातें होती हैं तो उसके बाद ये दूसरे को गुड नाइट करके सो जाती है। अब अगले दिन रिधिमा है वो कुछ सही महसूस नहीं कर रही होती है और वो छुट्टी कर लेती है। साक्षी का फ़ोन आता है, वो कहती है कि भई मैं बीमार हूँ, बता देना। तो वो इन्फ़ॉर्म कर देती है कॉलेज। उसके बाद रात का समय होता है कुछ 8 साढ़े 8 बजे का और रिधिमा को दोबारा से साक्षी का फ़ोन आता है। अब साक्षी कहती है कि रिधिमा मेरी बात सुनो, तू ठीक है? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। साक्षी कहती है कि जो वो हम कल बात कर रहे थे ना शॉपिंग मॉल की, अरे वो झूठ नहीं है यार, वो सच है। साक्षी कहती है यार वो जो नई लड़की है, ये ना नई लड़की। तो रिधिमा कहती है कौन नई लड़की? तो साक्षी कहती है वही यार जानवी। तो रिधिमा कहती है मुझे उसका क्या पता, नाम सच उसका नाम जानवी है। साक्षी कहती है हाँ भाई जानवी, वो कह रही थी कि वो कल रात को वहां पर होकर आई है और वहां पर इतनी सस्ती एसेसरीज है और कुछ एसेसरीज वो लेकर भी आई थी, उसने दिखाई। और तो और वो एक जीन भी लेकर आई थी अपने बैग में और इतनी अच्छी थी यार, माना ही नहीं जा सकता कि 100 रुपये से कम की है। हम भी चलें? तो अब जब ये बात होती है तो भाई गर्ल्स थिंक थोड़ा बहुत मन में आ जाता है, अच्छा इतना सस्ता, ये लिपस्टिक, ये रिंग्स, ये समथिंग जो भी था। तो रिधिमा का भी जो है जी ललचाने लग पड़ता है और कहती है कि यार चलते तो हैं लेकिन रात के 12 बजे हमें कौन जाने देगा। तो साक्षी कहती है यार मम्मी पापा से बात कर ले, मैं तो अपने मम्मी पापा से बात कर चुकी हूँ, मैं जाऊंगी रिधिमा के साथ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, कैब लेके चले जाना, बस हमें बताते रहना, फोन ऑन रखना। अब ये सुनने के बाद तो रिधिमा के पास भी हिम्मत आ जाती है। वो जाती है अपने पेरेंट्स के पास और पेरेंट्स को सारी बात बताती है, ब्रोशर दिखाती है। शुरू में तो आनाकानी करते हैं पेरेंट्स, लेकिन कहते हैं कि देखो अब साक्षी भी जा रही है, उसने भी अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ली है। फिर इनके पेरेंट्स की उनके साक्षी के पेरेंट्स के साथ बात होती है, वो भी कहते हैं कि बच्चियां हैं कोई बात नहीं, आजकल भाई साहब रात के समय में कोई ऐसी बात नहीं, भोपाल है सेफ सिटी है, कैब करके चली जाएंगी। नहीं है तो कोई अपना जो मैं साक्षी का भाई है वो साथ में चला जाएगा। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ऐसी भी बात नहीं, अगर आपने कह दिया तो ठीक है। अब कुछ समय बाद एक कैब आती है जिसमें साक्षी बैठी होती है, रिधिमा बैठती है और चल पड़ती हैं उस शॉपिंग मॉल की ओर। जब ये उस शॉपिंग मॉल की तरफ जाती हैं तो पहले तो देख के हैरान रह जाते हैं कि अरे ये शॉपिंग मॉल थोड़ी है, ये तो एक तरह का ओपन मार्केट है, मतलब जैसे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, अरे हमें बुद्धू बनाया। लेकिन वहां की जो भीड़ नजर आ रही थी, इनको लग रहा था कि यार वहां लोग तो आए हुए हैं, अरे कल अभी वहां से जानवी भी तो लेकर गई है सामान। अब जब ये स्टॉल की तरफ जाती हैं, पहले तो ये लोगों को करती हैं फिगर आउट कि जो लोग हैं उनके चेहरे पर ना कोई मुस्कान है, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि जैसे कोई रोबोट घूम रहे हैं। इनको काफ़ी अजीब महसूस होता है कि भाई रात के समय में चहल पहल होनी चाहिए, खाने पीने का सामान भी लग रहा है, एसेसरीज भी है, लेकिन सोचिए हमें क्या लेना देना, हम अपना काम करते हैं और निकलते हैं यहाँ से।
अब ये एक्सेसरीज़ वगैरह देखने लग पड़ती हैं, काफ़ी पसंद आती हैं, कपड़े भी काफ़ी पसंद आते हैं और जो रेट थे वो तो इनको सोच ही नहीं सकती कि थे कि इतने सस्ते हो सकते हैं। लेकिन अब ये खुश थी कि चलो हमें काफ़ी कम रेट में ये सामान मिल चुका है। अब इसके बाद ये कुछ खाने-पीने के बाद वॉशरूम की तरफ जाती है। अब जो वॉशरूम था ना वो एक बड़ी-सी बिल्डिंग में था जो लग रहा था कि शायद शॉपिंग मॉल होगा, लेकिन वो डेकोरेटेड नहीं था। ये वॉशरूम के अंदर जाती हैं, वॉशरूम से जब बाहर आती हैं, बाहर का जब नज़ारा देखती हैं तो तभी ये सन की सन रह जाती हैं। क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पहले जहाँ पर चहल-पहल थी, लोग इधर-उधर घूम रहे थे, लाइट्स लगी हुई थी, स्टॉल्स चमक-दमक रहे थे। वहाँ पर स्टॉल्स तो वैसे ही हैं लेकिन वहाँ पर एक भी इंसान नहीं है। ये देखती हैं और ये सोचती हैं कि इतनी जल्दी भी कहाँ लोग चले गए? इतनी जल्दी लोग कैसे गायब हो गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जल्दी से भागकर स्टॉल की तरफ जाती हैं। स्टॉल तो वैसे के वैसे ही सजे हुए थे लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। ये घूम कर आती हैं, फिर से वहीं पर देखती हैं कि कुछ समय बाद जहाँ से ये चली थी वहाँ पर आ गई। अब ये दूसरा रास्ता इख्तियार करती हैं। जब ये दूसरे रास्ते से जाती हैं तो फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। कुछ देर तक ये यहीं पर इधर-उधर भटकती रहती हैं, लेकिन जब ये कुछ राउंड लगाती हैं तो उनके बाद इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। क्योंकि अब इनको कहीं न कहीं ये चीज़ के बारे में महसूस हो चुका था कि ये फँस चुकी हैं, काफ़ी गलत जगह पर फँस चुकी हैं। और वो भी कोई ऐसी-वैसी चीज़ नहीं कि जहाँ पर कोई गैंग, जहाँ पर कोई गिरोह इनको फँसा रहा है। ये हो ना हो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। ये जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और घर पर फ़ोन करने की कोशिश करती हैं लेकिन नेटवर्क बिल्कुल डाउन थे। अब ये इधर-उधर वाईफ़ाई को सर्च कर रही होती है लेकिन वहाँ पर कोई भी वाईफ़ाई का नामो-निशान तक नहीं था। फिर ये देखती हैं कि जो इन्होंने सेल्फ़ी वगैरह ली थी अपनी यहाँ पर शॉपिंग करने, जल्दी से फ़ोटो को निकालते हैं कि लोग तो थे। लेकिन जब ये फ़ोटो देखती हैं, इनकी खुद की सेल्फ़ी तो थी, इनकी खुद की इमेज तो थी लेकिन पीछे जो लोग थे अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल सुनसान था। ये महसूस कर चुकी थी कि अब ये काफ़ी गलत जगह पे आ रही हैं। लेकिन अब ये उस जगह से निकले कैसे? क्योंकि जितनी बार भी ये जितने भी अलग-अलग रास्तों से जाती जा रही थी वहाँ पर, ये घूम फिर कर फिर वहीं लौट रही थी। हार कर ये अब जाना शुरू कर देते हैं उस बड़ी-सी बिल्डिंग की तरफ। जब ये एंटर करती हैं अंदर की तरफ, इनको हल्की-फुल्की चहल-पहल सुनाई देनी शुरू होती है। इनको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ मशीन चल रही है। जब ये अंदर की तरफ जाती हैं तो वहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीनें चल रही थी, जैसे कपड़ा निकल रहा था वहाँ से। वहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे थे। इनको लगता है कि ये शायद कोई मिल रहा है और उनको थोड़ी-सी तसल्ली होती है। कोई भी लोग इनकी तरफ देख नहीं रहे थे, वो आँखें झुकाकर, सर झुकाकर अपना काम कर रहे थे। अब ये सबसे पहले जब इंसान की तरफ जाती हैं और उसको हाथ लगाए कहते हैं कि अंकल, हम यहाँ पर ना भूल गए, रास्ता भटक गए, हमें हमारी मदद करोगे? जब वो इंसान इनकी तरफ देखता है, शायद मैं इंसान गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जब वो प्रेत इनकी तरफ देखता है, उसकी आँखें होती ही नहीं, बिल्कुल काली आँखें। जब वो मुस्कुराता है, आँखों के अलावा उसके दाँत भी नहीं होते, बिल्कुल काला अंदर से। ये देखकर तो दोनों की चीख निकल जाती है। जिस कुछ समय पहले जिसको ये अपना भ्रम समझ रही थी, मति भ्रम समझ रही थी, अब इनके सामने ये साक्षात चीज़ हो चुकी थी कि हो ना हो ये कुछ प्रेत वाली चीज़ ही है। अब ये भागती हैं उस फैक्ट्री से। ये महसूस करती है कि जहाँ पर पहले ये एंटर की थी, जो हॉल था, वो बिल्कुल खाली था, वहाँ पर अब फिर से लोग थे। लेकिन सभी लोग इनको देख रहे थे और सब में एक बात कॉमन थी कि किसी की भी आँख थी ही नहीं। ये जल्दी से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं और इनको महसूस हो रहा था कि लोग इनके पीछे-पीछे ही आते जा रहे हैं। जब ये फर्स्ट फ्लोर पर जाके एक जगह पे रुकती हैं, अब इनके पास कुछ चारा नहीं था। किस बात का? नीचे ये वापस जा नहीं सकती थी क्योंकि इनको नज़र आ रहा था कि लोग इनके पीछे आ रहे हैं या कहें कि प्रेतों का झुंड इनके पीछे आ रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं कि गली थी। अब साक्षी और रिधिमा के पास, जैसा मैंने कहा, कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाय जंप करने के। नीचे जो ज़मीन थी वो बिल्कुल हार्ड थी, सड़क थी। जब ये जंप करती हैं, साक्षी की टाँगें टूटती हैं, रिधिमा को चोट लगती है, उसकी बाजू फ्रैक्चर होती है। साक्षी तो दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। अब जब धीरे-धीरे वो फ़ोन उठा के देखती है
रिधिमा, तो उसके नेटवर्क आ चुके थे। वो जल्दी से फ़ोन करती है अपने पापा को और जल्दी से कहती है कि आप हमें आओ, हम फँस चुके हैं। वो लोकेशन सेंड करते हैं। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद उसके फादर एम्बुलेंस लेकर आते हैं और जल्दी से दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। साक्षी को इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, वो तो बेहोश हो चुकी थी। उसका ऑपरेट हुआ, दोनों टांगें उसकी टूट चुकी थी जैसा मैंने कहा। रिधिमा को थोड़ी-सी कम चोट लगी थी लेकिन उसकी एक बाजू फ्रैक्चर हो चुकी थी। अब वो रो-रो के सारी बात अपने पिता को बता रही थी कि ये हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ। अब इनके पिता जो थे वो विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे कुछ हो सकता है। वो कहते हैं कि बेटा हम सुबह जाके देखेंगे। जब सुबह जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो नॉर्मल एक मार्केट लगी हुई है, सब्जियों की, फलों की और भी कुछ मार्केट लगी हुई है। लेकिन हाँ, एक बिल्डिंग उन्हें दिखाई देती है, जो दिखने में तो कुछ उजड़ा हुआ खंडहर शॉपिंग मॉल लग रहा था। अब ये किसी से पूछताछ करते हैं कि भाई साहब ये जो बिल्डिंग है ये कौन-सी बिल्डिंग है? मतलब क्या इसका खंडहर सी लग रही है? तो फिर आदमी उन्हें बताता है कि भाई साहब काफ़ी समय पहले ये एक कपड़े की मिल थी। यहाँ पर आग लगी, उसके बाद फिर कई लोग मरे भी यहाँ पर, उसके बाद फिर मालिक-मुलिक भाग गए, उन पर केस हुआ, ये तब से खंडहर की खंडहर पड़ी। अब जब ये सुना तो उसके बाद पूछने की हिम्मत नहीं थी इनके पास कि यहाँ पर कोई रात को कुछ ऐसी मार्केट लगती है। जब इन्होंने वो ब्रोशर दिखाया, ब्रोशर निकाला, कहा भाई साहब ये मार्केट का एड्रेस तो यहीं पे लग रहा है, तो आप एक बार पढ़ना कि ये इसी आसपास की जगह की कोई मार्केट तो नहीं है। जब वो आदमी ब्रोशर देखता है वो देखकर हंसने लगता है। वो कहता है क्या भाई साहब आप क्या मजाक कर रहे हैं? तो वो कहते हैं इसके फादर रिधिमा के कि मजाक नहीं कर रहा, बताइए कुछ है, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो वो आदमी कहता है कि भाई साहब बता तो देता, लेकिन कुछ लिखा होता इस पे, ये तो बिल्कुल खाली है। अब जब इसके पिता वो देखते हैं तो वो ब्रोशर बिल्कुल खाली था। इनके पिता को इस बात का अब यकीन तो हो चला था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब ये ब्रोशर खुद पढ़ा था इन्होंने, जेब में जब डालने से पहले उन्होंने देखा था, उस पर सब कुछ लिखा हुआ था कि रात के समय में मार्केट है, ये एड्रेस है। अब ये भी घबरा चुके थे। एक आधे दिन बाद साक्षी को होश आती है। वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वो बच गई है, लेकिन अभी भी उस खौफनाक रात की, उस खौफनाक शॉपिंग मॉल की जो यादें हैं उसको डरा रही थी। जैसे तैसे करके साक्षी को समझाया गया, उसको दिलासा दिया गया। रिधिमा भी उसके पास आई और उसने कहा कि हम बच चुके हैं, अब कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, साक्षी से रिधिमा कहती है कि वो जो लड़की थी, क्या नाम उसका था, जानवी, तुम तो कह रही थी कि वो होकर आई है, क्या उसने कुछ इस तरीके का बताया नहीं? और क्या वो अकेले गई थी या किसी के साथ गई थी? साक्षी कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तो उसने एक्सेसरीज दिखाई थी। अब जब ये बात होती है तो साक्षी जब कहती है कि ऐसा कर रिधिमा मैं तो जा नहीं सकती, अब तू कॉलेज जा और कॉलेज जाके उसको पूछ कि मतलब ये तू कैसे वापस आ गई। अब जब वो जाती है ना तो उसको जानवी कहीं पर नजर नहीं आती। वो टीचर से पूछती है कि मैडम जो एक लड़की है नई आई है, उसका जो आया ही नहीं, वो छुट्टी पे है। वो कहती है कौन सी लड़की? तो कहती है जानवी। तो मैडम कहती है जानवी, अरे तुम कॉलेज के आना तुमने छोड़ दिया, अब तुम्हें भूलने भी लग पड़ा, यहाँ पर तो जानवी नाम की कोई लड़की है ही नहीं। तो रिधिमा कहती है कि आप एक बार रजिस्टर में देखिए, वो उसके साथ बैठी होती है साक्षी के साथ। तो टीचर कहते हैं चल तेरी तसल्ली के लिए रजिस्टर दिखा देती हूँ, ये देख। वहां पर किसी भी जानवी नाम की कोई लड़की का नाम था ही नहीं। जब ये साक्षी को बात बताई जाती है तो दोनों की दोनों दंग की दंग रह जाती है कि इतने दिनों से जिसको वो अपनी सहेली मान रही थी, क्या वो प्रेतनी थी? क्या वो कोई भूत थी? और क्या उसी ने ही हमारे पर्स में वो ब्रोशर्स रखे थे? और क्या वो हमें वहां पर बुलाकर मारना चाहती थी? क्या करना चाहती थी हमारा? अब ये शुक्र मना रही थी कि ये बाल बाल बची, लेकिन कॉलेज जाने से अब ये काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं दोबारा से इनको जानवी नज़र आ गई और अब इनको पता है कि वो कोई स्टूडेंट नहीं है, वो कोई लड़की नहीं, वो साक्षात प्रेतनी है जो इनको फंसाना चाहती थी माया जाल में और मरवाना चाहती थी। कहाँ? उस शॉपिंग मॉल में इनकी जान के साथ खेलना चाहती थी। अरे भाई, ऐसा भी हो जाता है। मेरे हिसाब से तो वो पक्का कुछ छलावा होगा जो आपको किसी माया जाल में फंसाकर मारना चाहता होगा। खैर इंटरेस्टिंग किस्सा था।
रिलेट करने का भी मज़ा आया, लेकिन भाई टाँगें टूटी उसका दुःख है, बाजू टूटा उसका दुःख है। ध्यान रखिए अपना। आई होप व्यूअर्स को भी ये किस्सा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ के साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। और हाँ भाई, अगले किस्से में को शुरू करने से पहले मैं फिर से ये बताना चाहूँगा कि मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप मेंबरशिप को मेरी लो और मैं कोई परस्यू नहीं कर रहा कि लेना ही पड़ रहा। हाँ, जो मेंबर जुड़ रहे हैं ऑटोमेटिकली खुद के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं पहले कह रहा हूँ कि उनको एक कंटेंट स्पेशल देना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, क्योंकि वो पे कर रहे हैं। तो अगर आप में से फिर कोई चाहता है यहाँ भी हमें एक्स्ट्रा भी मिले, तो 29 रुपीज़ वाला ऑफर है जिसको आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं ये नहीं कहूँगा कि लो, जैसे कहते हैं कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो तो फ्री होता है भाई, उसको तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो अगले किस्से की बात करेंगे, ये किस्सा है मानव का। मानव कहते हैं कि हमारे पिता ने हमारा जीना दुश्वार किया था, आज से कुछ दिन पहले तक। मेरे पिता मुझे बड़ा प्यार करते हैं, इस चीज़ की तो मुझे बड़ी खुशी है। हमारी हर डिमांड भी पूरी करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारी पूरी नहीं करते और जिसको लेकर मैं इतना ज़्यादा चिढ़ता था, लेकिन डरने की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाता था। हो सकता था कि वो मेरे बड़े होने का इंतज़ार कर रहे थे और वो कुछ बताना चाहते थे, जो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले बताया। और उसके बाद जो मेरा गुस्सा था, जो इतने साल मुझे इस चीज़ का गुस्सा था कि जो मेरे पिताजी है हमारी डिमांड पूरी नहीं करते, उसका जो एक कारण था वो उतना ही भयावह था। और हम शुक्र मनाते हैं कि शुक्र है जी, वो ऐसा नहीं करते। अब ऐसा क्या था? मानव कहते हैं कि इनके पिता सतीश कुमार सब जगह से अच्छे हैं, लेकिन भाई हमें छत पर नहीं जाने देते। तो अरे रात को तो दूर की बात, वो सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे छत पर जाने नहीं देते। ऐसा भी क्या है? अब सिर्फ पिताजी नहीं, इस चीज़ को लेकर माँ भी टोकती हैं, दादा दादी भी टोकते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक टोकते हैं, लेकिन जो असली डर है वो तो पिताजी का है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उनके डर से टोकते हैं। मैंने कई बार अपनी माँ से भी पूछा, मैंने कई बार अपने दादा दादी से भी पूछा, वो कुछ सही जवाब तो देते नहीं है, लेकिन अब मैं अपने पिताजी से पूछ ही नहीं सकता था डर की वजह से। खैर, हर बातों का एक समय होता है, और वो समय आया जब उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं तुम्हें क्यों टोकता था। अब सतीश कुमार जी कहते हैं कि ये बात तब की है जब मैं ट्यूशन पढ़ता था, और मैं तकरीबन कुछ 13-14 साल के आसपास का था। हम वैसे छत पर भाई बहन जो हैं वो खेलते भी रहते थे, किसी तरीके की कोई दिक्कत आती नहीं थी। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि ना ही सिर्फ वो अपने अब बच्चों को टोकते हैं, अपने बाकी सारे जो रिश्तेदारों को टोकते हैं ऊपर जाने से, छत जाने से, बल्कि खुद भी उसके बाद कभी छत पर गए नहीं। अगर गए भी हैं तो किसी मरम्मत के लिए, किसी और काम के लिए, तो कम से कम 4-5 लोग तो होते ही हैं। ऐसा भी क्या डर जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब जो इनका घर है ना, वो घर है गलियों में, और कई गलियों की, कई घरों की एक खास होती है कि जैसे कोई पतली सी गली है ना जो जा रही है, तो आप घर देखेंगे वो घर सटे होते हैं, एक साथ सटे होते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि जो दीवारें फांद कर एक घर से लेकर अगले 10-15 घरों तक भी जाया जा सकता है नॉन स्टॉप। और ऐसा ही कुछ इनका घर है। अब ये कहते हैं कि इनकी जो टीचर हैं, जो इनके सतीश कुमार के टीचर हैं, वो कुछ 10 घर छोड़कर इनसे आगे घर थे, गली में ही। तो ये वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने जाते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि गली में कोई मौत हो जाती है, उसकी वजह से जो वहाँ पर अभी क्रियाक्रम का जो चल रहा था, अर्थी वगैरह को उठाने का काम चल रहा था, और मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो ट्यूशन जाना जरूरी था। तो हमारे टीचर ने कह रखा था कि मतलब ऐसा ऐसा अगर कुछ हुआ, तो हमें पता था कि हमारे टीचर जो हैं वो पहले भी हम एक दो बार छत पर गए हैं, और हमारे टीचर ने, हम जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हमारे टीचर ने दरवाज़ा खोल देते हैं, हम छत से चले जाते हैं। तो आज भी वही था कि भाई अब गली क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा माहौल ख़राब है। ये क्या करते हैं कि ये जाते हैं छत, फांदते जाते हैं, और उस पॉइंट पर आकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। टीचर को भी पता लग जाता है और वो जाकर ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ तक तो सारी बात नॉर्मल थी, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं थी। जब ये ट्यूशन पढ़ के वापस आते हैं, अब ये सोचते हैं कि गली से क्या जाना, वहाँ पर अभी भी व्हीकल्स वगैरह लगे हैं, जहाँ पर मौत हुई है, आराम से ऊपर से ही वापस चले जाता हूँ। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, और इसके बाद से ही ये दोबारा से कभी छत पर तो गए नहीं। ये छत पर जाते हैं, जब ये दीवार फाड़ने लगते हैं तो अचानक से ये गौर करते हैं कि एक लड़का है जो जिसके कंधे पर एक बैग लटका हुआ है, और वो नीचे अपना जो सर है झुकाकर बैठा हुआ है।
अब ये कहते हैं कि वो बच्चा कुछ होगा कुछ 5 साल के आसपास का और मेरी उम्र 14 साल के आसपास थी। मैं उसको थोड़ा-सा कहता हूँ कि छोटू तू नीचे क्यों नहीं गया पढ़ने? उसको लगा होगा कि इसके भी पेरेंट्स ने कह दिया होगा कि हम यहाँ से जाएँगे। तो बच्चा तो यहाँ तक आ गया और उसके बाद ये आगे जा ही नहीं रहा। सोच रहे होंगे कि भाई छुट्टी कर ली मैंने और बाद में कहूँगा बैठा रहूँगा कि मैं तो हो आया। तो ये कहते हैं कि छोटू चल जल्दी से नीचे जा, अब तो ट्यूशन का टाइम भी खत्म होने लगा है, पता नहीं टीचर तुझे पढ़ाएंगे भी कि नहीं, लेकिन जल्दी से जा नीचे। जो वो छोटा सा बच्चा था ना, वो तो मानो इनकी बात सुन ही नहीं रहा था, बस वो वैसे बुत सा बनकर बैठा हुआ था वहां पर और सर झुका कर बैठा था। ये एक दो बार उसको कहने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात मतलब नजर नहीं आ रही थी कि जिससे लगे कि वो उनकी बात का रिस्पॉन्स करेगा। अब क्या करते हैं, ये इनके पास जाते हैं और उसकी ठोडी पर हाथ रखकर उसको ऊपर करते हैं कि भाई तुझसे बात कर रहा हूँ। लेकिन जब वो ऊपर अपना चेहरा करता है, वो इनकी तरफ देख के मुस्कुराता है। दिन के समय में कोई मुस्कुरा रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब से तरीके की थी। जब हम मुस्कुराते हैं तो इस तरीके से करते हैं, हमारा जो होठ है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आते हैं, लेकिन जब वो मुस्कुराया तो उसके होठ यहाँ तक आ चुके थे। क्या ये नॉर्मल बात थी? ना ही ये नॉर्मल बात थी और ना ही ये कोई ऐसी यूजुअल बात थी जिसको कोई देख कर डरे ना। ये तो उसको देख कर थर थर कांपने लगते हैं। और तो और जो उन्होंने नोटिस किया, जब वो उसकी ठोडी को उठाकर ऊपर करते हैं तो वो बिल्कुल ठंडी हुई थी जैसे कोई मुर्दा। जब ये सब कुछ देखते हैं, जल्दी से पीछे होते हैं और दीवार दीवार फांद कर अपने छत की ओर भागना शुरू कर देते हैं। हाँ, एक बार वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या वो लड़का वहीं पर बैठा मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। जो वो पीछे देखते हैं तो पीछे कोई नहीं था। उस दिन तो ये किसी से बात करते नहीं है, ये सोचते हैं कि वो था क्या, वो शय जो थी वो की थी क्या। ये अपने घर में भी नहीं बात करते, टीचर से भी नहीं बात करते। अब कुछ दिन इस बात को बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद ये फिर छत पर खेल रहे होते हैं अपने भाइयों के साथ, जो कजन ब्रदर्स वगैरह आए हुए थे। जब ये खेल रहे थे, ये छुपन छुपाई खेल रहे थे और जैसा मैंने कहा कि एक छत से दूसरे छत की ओर, दूसरे से तीसरे छत की ओर, जहां पर भी जाके आराम से छुपा जा सकता है। ये ढूंढते ढूंढते अपने कजन ब्रदर को एक ऐसी जगह पे जाते हैं। उस छत पे एक छोटा सा स्टोर बना हुआ था, आगे पर्दा लगा हुआ था। जब ये उसके तरफ पहुंचते हैं, देखते हैं कि नीचे उनको पैर दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि इनका कजन था, वो पैर के चप्पल से पहचान जाते हैं। ये पर्दा पीछे धीरे से करते हैं, कहते हैं पकड़ा गया, ठप्पा कहते हैं ना, ठप्पा। उस पर हाथ लगाते हैं। जब वो वापस मुड़ता है तो फिर वही लड़का वैसे ही इनको देख के मुस्कुरा रहा था। अजीब बात बताऊं क्या थी? सेम वही कद, काट, कपड़े जो इनके कजन ब्रदर के थे, लेकिन चेहरा उसी लड़के का। अब ये भागते हैं, ये चीखो पुकार करके भागते हैं, जल्दी से सब नीचे आओ, और आके सबको ये किस्सा बताते हैं और कहते हैं कि 2 बार हुआ, कोई माने या ना माने। उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा बुखार आता है। दिखाया भी जाता है पंडित जी से, उन्होंने कहा कि कोई ऊपरी हवा होगी, छत पर आ गई होगी, लेकिन अगर 2 बार कोई चीज़ नज़र आई है तो फिर एहतियात बरतें, कोई ऐसा ना हो कि इन पर हावी हो जाए। ये वो दिन है जब से वो छत पर कभी नहीं गए और ना ही उन्होंने किसी को जाने दिया। मानव कहते हैं कि जो मेरी छत पर जाने की एक टीस थी, जो मेरे छत पर जाने की एक ख्वाहिश थी, अब वो जाती रही, क्योंकि ऐसी अगर कोई एंटिटी मुझे मिल जाए, नज़र आ जाए, भाई मेरे पापा तो जल्दी से भाग कर आ गए नीचे, मेरे से तो भागा भी नहीं जाएगा। सो आई होप आपको किस्सा पसंद आया होगा, और जब भी आप छत पर जाने की आपकी इच्छा अपने घर में तभी शायद पूरी होगी जब आप घर चेंज करेंगे। और लोग भाई घर बदलते ही हैं जब छोटे घर से बड़ा घर बनाना हो। आई होप जल्दी से आप बड़े घर में जाएं और अपनी इच्छा को पूरी करें। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, और जो अगला किस्सा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस किस्से को किस तरीके से उसका बखान करूं, क्योंकि जब मैं ये किस्सा पढ़ रहा था ना, तो मतलब मैं सोच रहा था कि उस इलाके में कितनी दहशत होगी, उस इलाके में कितना खौफ हो गया होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, और मतलब किसी को पता नहीं कि कब किसकी बारी आ जाए। ये जो किस्सा है मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने भेजा है, और समहाउ अभी जो ये किस्सा है ये अभी इन प्रोसेस है, मतलब अभी जो माहौल है दहशत का वो चल रहा है। तो कोलकाता का एक किस्सा है, और जिनका ये किस्सा है उन्होंने कहा है कि मेरी कुछ समय पहले शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, लेकिन ऐसा किसी में भी ऐसा कोई था नहीं कि विरोध था घर में, फैमिली में विरोध था।
लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि अचानक से मेरे पिता की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। जब हॉस्पिटल उनको लेके जाया गया तो बताया गया कि इनको तो भई जो है इनकी समस्या काफ़ी ज़्यादा इनको ख़राब हो चुकी है, इनको ब्रेन हैमरेज होने की जो है वो डर है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डरा दिया। लेकिन अब इन्होंने जब किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ निकला नहीं और एक नॉर्मल सी शायद बीपी हाई वगैरह था, उसकी वजह से जो सर दर्द हो रही थी उसकी वजह से ये सब कुछ था, तो सब निश्चिंत हो गए कि शायद ठीक होगा सब कुछ, वैसे ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे उन्होंने ठगने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि इनके पिता की डेथ हो गई। अब घर में काफ़ी ज़्यादा माहौल था, बुरा मातम का माहौल था। अभी इनकी शादी को कुछ ही समय हुआ था और इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जो ये हादसा था अब थमने वाला नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इनके जो मोहल्ला है, इनकी सोसाइटी में इनके एक अंकल है, उनकी मौत हो गई और उनकी मौत की वजह भी तकरीबन हूबहू वैसी ही जैसे इनके पिताजी की मौत हुई। अब जब ये सिलसिला सब चल रहा था, किसी के ध्यान में इतनी बात कोई थी नहीं कि क्या इन 2 मौतों का कोई आपस में लिंक है। फिर इनके घर में आती है खुशी। खुशी क्या होती है कि इनके भाई हैं जो उनकी शादी होती है। काफ़ी धूमधाम से होती है। चलो अभी पिता की मौत को कुछ दिन बीते थे, कुछ महीने बीते थे और घर में खुशी थी तो सभी चाहते थे कि जो गम है उनको भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। लेकिन शायद ये शुरुआत नहीं थी, ये अंत था। अंत था इनके भाई का। शादी के कुछ दिनों बाद ही इनके भाई की मौत हो गई। ये तो मानो सब टूट ही चुके थे। पिता की मौत को तो जैसे तैसे ये सहन कर चुके थे। अब उनकी शायद कुछ उम्र भी हो रही थी, हालांकि जाने की कोई उम्र नहीं होती। एक इंसान की जो कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे उसकी उम्र जितनी मर्जी कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन फिर भी समहाउ उन्होंने काफ़ी दुनिया देखी थी, अपने बच्चों की शादी भी करा रहे थे, तो एक जीवन जो है वो काफ़ी जी लिया था। लेकिन इनका भाई, जिसकी कुछ ही दिनों पहले तो शादी हुई थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। देखते ही देखते इनकी सोसाइटी में अब मौतों का अंबार लग चुका था। फिर बुलाया गया पंडित जी को प्रयागराज से। जब पंडित जी ने सब कुछ देखा, हवन वगैरह कराया, तो उन्होंने कहा कि इस सोसाइटी में किसी चुड़ैल का साया है जो धीरे-धीरे करके लोगों को मार रही है। आपके भाई की मौत भी उसकी वजह से हुई, जो आपके अंकल हैं, बाकी लोग भी हैं, उनकी मौत भी इसी वजह से हुई। और इस सोसाइटी में 1, 2, 3 नहीं 15 मौतें हो चुकी हैं। अब हर महीने या हर हफ्ते वहाँ पर यज्ञ कराया जाता है जो शायद मई में जाकर पूरा होगा। तब तक डर है सबको कि कब किसका नंबर लग जाएगा। अभी जैसा मैंने कहा कि ये प्रोसेस में, जब तक ये सारा अनुष्ठान मार्च के अंत तक या मई तक, मुझे अब याद नहीं, लेकिन जब तक ये चल रहा है तब तक सभी डरे हुए हैं। लेकिन ये तो वो बात है ना कि आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो हो चुका है वो इतने लोग, 1 नहीं 2 नहीं 15 लोग एक सोसाइटी में से जा चुके हैं। हर एक घर का एक अपना दुःख, हर एक घर की अपनी कहानी। खास तौर पर इनके घर में जहाँ पर 2 मौतें हुई हैं और एक मौत तो ऐसी जो किसी को भी पचाए पच नहीं रही, इनके भाई की मौत। ये अपने घर में तो खुश हैं। इनकी लव मैरिज है, इनके पति भी इनको बेहद प्यार करते होंगे, इनका एक क्यूट सा बच्चा भी है। लेकिन जो इनका मायका है, वहाँ पर तो दुखों का अंबार है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मायके में दुख हो और ये यहाँ पर खुशी हो। दूसरा मैंने कोशिश की थी इनके साथ, इनको कहा था कि आप मुझे कई आपकी बातें हैं जो आपने टाइप करके भेजी हैं, जहाँ पर मुझे किसी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो एक आपसे गुजारिश है कि एक बार आप चाहें तो मुझे रिकॉर्ड करके दोबारा से सारा भेज दें, कुछ मुझे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और अगर कनेक्ट कर सकती हैं इंस्टा पे तो कनेक्ट कर लें वॉइस पे। तो उनका कोई जवाब नहीं आया, तो अगर आप सुन रही हैं तो एक बार दोबारा से आप ट्राई करना वॉइस नोट में भेजने की, और अगर नहीं फ़ोन पे बात हो सकती तो वॉइस नोट पे भेजने की, सो दैट कि मुझे थोड़ी-सी और क्लैरिटी मिल जाए। हालाँकि मैं इसको सोच रहा था कि अभी होल्ड पे रखूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं, लेकिन जो इसका क्रक्स था, जो इसका एक फीलिंग थी हॉरर की, वो आ रही थी पूरी। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो आपके साथ हुआ है वो हमारे लिए, ये कहानी किस्सा एक एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो हुआ है वो किसी एक बड़े हादसे से, अनहोनी से कम नहीं है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि अगर आपको लगा हो कि मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे नरेट करने के लिए भेजा,
तो फिर मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को लेकर पूरा जस्टिस हो। तो अगर आप सुन रही होंगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर एक बार कनेक्ट कर लेना इंस्टा पे, आप रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं और जैसा आपको ठीक लगे। अदरवाइज़ मैंने बेसिक जो है वो आपका जो किस्सा है उसको नरेट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने कमेंट सेक्शन की ओर और देखते हैं कि क्या-क्या लिखा है हमारे व्यूअर्स ने। तो विनोद जी कह रहे हैं कि सुनील भाई मेरे को खबीस वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगी भाई, लोगों की मेहनत को फुल सपोर्ट करो, सुनील भाई का कभी हमारा भी कमेंट्स जिक्र में ले आया करो। विनोद भाई बिल्कुल भाई जिक्र में लाएंगे। अभी आपकी बेटी को शायद मैंने बर्थडे विश की थी तो अब आप कह रहे हैं कि आप मेरा नाम भी ले लो, तो विनोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और खबीस की स्टोरी आपको पसंद आई, जैसा मैंने कहा था कि वो मैंने किसी बड़े चैनल पर द रियल वन पर रेट किया और कईयों ने मुझे कहा था कि आप इस पर नरेट करें। फिर जब मैंने रेट कर दी तो कईयों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप रीलोड क्यों कर रहे हो। मैंने अपने चैनल पर ये पहली बार सुनाई है भाई, तो रीलोड नहीं है, किसी दूसरे चैनल पर मैंने नरेट की। तो बाकी जो आई होप समझ गए होंगे। अब ये जो अगला है ये है वरिंदर सिंह जी। ये कह रहे हैं हाय ब्रो माय नेम इज वरिंदर सिंह, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਕਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਕਸ਼ਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਵ ਯੂ ब्रो। और घर परिवार सब ठीक ठाक है। वरिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, सब घर में अच्छे हैं। आई होप आप भी सब ठीक होंगे, घर में सब ठीक होंगे, घर परिवार सब ठीक होगा। और बाकी आपने कहा मेरी तारीफ की है कि ना शब्द नहीं है, तो इसके लिए मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं। जहां तक रही भाई बात ब्रह्म राक्षस और आपका कहना है कि सिखिज्म में भी कोई ग्रंथी सिंह जैसे वो सही काम ना करे और ऐसी कोई योनि में चले जाए। भाई एक ना मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ना एक हार्ट ऑफ रूल है कि मैं अपने रिलीजन से बाहर किसी भी रिलीजन पर कमेंट नहीं करता और ना ही मुझे हक है करने का, चाहे मुझे पूरी नॉलेज भी हो। उसका बताऊं क्या कारण है। अब मैं कोई ऐसी बात कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसी पर कमेंट कर दूं, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। अब मैं अपने मतलब वैसे तो धर्म होना तो ऐसा चाहिए ना कि सारे रिलीजन है मिलजुल कर एक दूसरे की विचार करें चर्चा करें, लेकिन आपको पता टॉलरेंस कितनी का कि हम दूसरे धर्म पर तो बढ़ चढ़ कर बात कर लेते हैं, लेकिन कोई हमारे धर्म पर अगर करता है, चाहे वो हिंदू हो सिख हो मुस्लिम हो ईसाई हो, फिर हम जो है वो डंडे उठाकर बस नारे लगाते हैं और कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कर देंगे, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, मेरा वैसे भी एक पर्सनल रूल है कि भाई अब एक धर्म सेपरेट है ही है। हालांकि इंसानियत एक कॉमन रिलीजन है, लेकिन कुछ जो विचार हैं किसी धर्म के वो अलग हैं और मुझे उसके बारे में पता भी हो, चाहे फिर मैं अपना ज्ञान दूंगा और वो उससे लोग ऑफेंड हो जाएं कई लोग, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब लट से जैसे यही बात मैं कह दूं कि हाँ ऐसा होता है तो कई लोग ऑफेंड हो सकते हैं। अब जैसे ब्रह्म राक्षस की मैं बात करूं, हमारे हिंदू भाई सनातनी भाई होते रहे, उनके साथ मैं कर लूंगा डील कि भाई चलो आप बताओ कैसे नहीं है। अब अदर रिलीजन उसमें मैं क्या बहस करूंगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं। आप इसके बारे में अगर अपने भाईचारे में भी पूछना चाहेंगे तो आपको कहेंगे अरे ये सारा पखंड है, हम नहीं मानते इन बातों को। हालांकि आपको भी पता होती है। तो इग्नोरेंस जो होती है ना, जो पर्सन को इग्नोर करता है वो सबसे बड़ा अभिशाप होता है किसी के लिए। जो सिरे से नकार देता है, जो इंसान किसी भी चीज को सिरे से नकार देता है वो कभी भी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकता। तो मैं आपको माफ कीजिए इस बात का कोई आंसर वैसे भी मुझे पता नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर पता होता तो फिर भी मैं आपको इस बात का आंसर नहीं दे पाता। बेहतर ये है कि आप इसको खुद ढूंढें, आप इसको खुद ढूंढें, रिसर्च करें, फिर आपको कई बातें और पता लगेंगी, सिर्फ यही पता नहीं लगेगा। तो आप एक सही फैसले पर पहुंच पाएंगे और आई होप आप समझ पाएंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वरिंदर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी चैनल देखने के लिए, और सब्सक्राइब आपने मुझे पता किया होगा। भैया पूछना पड़ता है, एक अपने भाई ने किया ही नहीं था, ऐसे वो हर रोज देखते हैं भूल ही गए, तो फिर उनको याद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी एक बार सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं ना भाई, रेगुलर व्यूअर, जरूर देख लीजिए कि चैनल सब्सक्राइब हुआ भी है कि नहीं। वैसे ही मजे लेते जा रहे हो, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन भाई फिर भी जोक्स आर द पार्ट एंड जरूर देखिए। और अब आपसे विदा लेने का समय है, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।